जी शुरुआती दौर में तो देश में दो ही धाराएं चल रही थी, एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टियां थी या उसके साथ जुड़ी हुई समाजवादी ये समाजवादी लोग थे। लेकिन उस समय भी एक फिक्स कर दिया गया कि ये वामपंथी पार्टियां तो कम्युनिस्ट पार्टियां तो ये तानाशाही का ये समर्थन करती है, और ये लोग खुल के भी आप लोग कह रहे थे कि हम सर्वहारा का अधिनायकत्व चाहते हैं, करते हैं, और फल ये हुआ कि सब लोग एकजुट हो गए कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रति, और पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में और तीसरा चुनाव आते आते इसको लोगों ने ढकेल करके किनारे कर दिया। तो जिस एकाधिकार, जिस तानाशाही के विरुद्ध सारे लोग इकट्ठा होकर के कम्युनिस्ट पार्टियों को हाशिए की तरफ धकेल दिए, तो आज उसी तानाशाही के लिए सारे के सारे इतनी ताकत उसको कहां से आ जा रही है कि अब ये लोग उस संविधान को भी, उस जनतांत्रिक संविधान को भी बदलने की बात कर रहे हैं और एक तरीके से उसी पर रेफरेंडम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी बादल जी। डॉक्टर साहब, ये कम्युनिस्ट पार्टियों के अतीत और नियति के बारे में अपन कभी फुर्सत में चर्चा कर लेंगे। मैं अभी प्रासंगिक विषय पर अपनी बात को केंद्रित करता हूं। पहली बात तो ये कि भारत के इतिहास में हमेशा तीन धाराएं रही आजादी की लड़ाई में। एक धारा थी जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में थी, जो एक तरीके से आंदोलनों को एक खास तरीके के पर्सपेक्टिव के साथ विकसित करना चाहती थी। उसमें नेहरू भी थे, उसमें सरदार पटेल भी थे, उसमें समाजवादी भी थे। एक दूसरी और वो इस देश में पूंजीवादी लोकतंत्र, जो हम अपनी भाषा में कहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाहते थे जो खास तरीके की व्यवस्था को आगे ले जाता। एक धारा थी जो इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती थी और जो मनुवाद के आधार पर इस देश को दोबारा से पुनर्संगठित करना चाहती थी। उसका नाम था हिंदू महासभा, जो बाद में आरएसएस के रूप में ज्यादा मजबूत शक्ति के रूप में निकल कर आई, और वो एक मजबूत धारा थी। कांग्रेस के नेतृत्व का भी एक बड़ा हिस्सा हिंदू महासभा ही हुआ करता था। वो कांग्रेस में भी होता था, मंत्री भी होता था, लेकिन इसके बाद भी हिंदू महासभा ही होता था। तीसरी धारा हुआ करती थी जो ये मानती थी कि इस देश में, जो भगत सिंह के फ्रेज में मैं अगर कहूं, जो ये मानती थी कि इन काले अंग्रेजों को हटाने से नहीं काम चलेगा, मतलब इन गोरे अंग्रेजों को हटाने से काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा निजाम लाना है जहां पर ये गुलामी की व्यवस्था ही समाप्त हो जाए और मेहनत करने वाले को उसका हक मिले। वो इस देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते। इस देश की जनता की महारत थी और उस वक्त के नेताओं का कौशल था कि इस धारा को, ये जो हिंदू राष्ट्र वाली प्रतिगामी जो धारा थी, जिसके फलने फूलने के लिए पर्याप्त मौसम उपलब्ध था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान बनाए जाने की बात चल रही थी, जो एक धर्म के नाम पर बनने वाला एक राष्ट्र था, उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद भी इस देश के जनतांत्रिक आंदोलनों के नेताओं का, स्वाधीनता संग्राम के नेताओं का बड़ा योगदान था कि उन्होंने वो नहीं होने दिया। उसके पीछे 5000 साल की हमारे देश की परवरिश और तरबियत भी थी जो उसके लिए जिम्मेदार थी। ये अलग थलग पड़ गए हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले सांप्रदायिक लोग, लेकिन खत्म कभी नहीं हुए। आज अगर वो पूरा सर तरीके से इस ताकत में निकल कर आए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें रिविजिट करना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिनकी वजह से आज ये न केवल बिल से बाहर निकल आए हैं, बल्कि दिल्ली में सर्वोच्च सत्ता पर जाकर पहुंच गए। मुझे लगता है उसका पहला बड़ा कारण तो ये है कि जिस सेकुलरिज्म को लेकर, जिस डेमोक्रेसी और लिबरल आइडियोलॉजी को लेकर इस देश की राजनीति ने यात्रा शुरू की थी, उसे 1970 तक आते आते इस देश का जो नेतृत्व था वो उससे पूरी तरीके से थक गया और उन्होंने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया उन ताकतों के साथ जिनके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में निर्णायक संघर्ष चलाया जाना चाहिए। कभी ताले खोले जाते हैं, कभी शाहबानों का फैसला लिया जाता है, कभी मस्जिदों से और मंदिरों से फतवे और निर्देश जारी करवाए जाते हैं। तो धर्म को राजनीति से अलग करने का जो फंडामेंटल महात्मा गांधी जैसे कट्टर हिंदू का था, उसको त्याग दिया गया और शॉर्ट गेन्स के लिए हमने इस तरीके की राजनीति, हमारे बड़े जो राजनीतिक दल है उसकी उन्होंने शुरू कर दी। नंबर एक। नंबर दो, इस देश का जो समाजवादी आंदोलन था, जो एक तरीके से समाजवाद के भारतीय रूप की व्याख्या किया करता था,
और उसकी काफी पॉपुलरिटी थी, लोगों के बीच में जनाधार था, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, यहाँ तक कि दक्षिण में भी। उसके एक बहुत बड़े हिस्से ने गुमराह होकर एक सिंगल स्लोगन के नाम पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, 70% हिस्सा उसी हिंदू राष्ट्र वाली ताकत में शामिल हो गया जिसका वो फिलोसफिकली विरोध करते थे। तो हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने, मध्यम रास्ते पर चलने वाले राजनीतिक नेतृत्व ने अपने विचारों के साथ बिट्रे किया, जिसकी वजह से ये एक के बाद एक करके दूसरी सीढ़ी चढ़ते हुए आज यहाँ पर आ गए। मैं 31 मार्च की बात इसलिए कर रहा था डॉक्टर साहब, क्योंकि 31 मार्च में मैंने ये पाया कि जितने भी दल थे, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस आरजेडी हो, उनके भाषणों में ये बात निकल कर आ रही थी कि कुछ इश्यूज है। जब आप संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं तो आप हिंदू राष्ट्र के निषेध की बात करते हैं। तो ये जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन रही थी, मुझे लगता है अपने अनुभवों से और जिस तरीके के संकट है उससे लोगों ने सीखा है, राजनीतिक पार्टियों ने सीखा है, और वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अब हमें इनको फ्रंटली फेस करना पड़ेगा। जिस तानाशाही की बात आप कर रहे हैं, वो रूस को आप गौरवान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन बहुत गंदे व्यक्ति हैं। मेरी कभी हमदर्दी उनके साथ या ट्रंप के साथ नहीं होगी, लेकिन आप इतनी दूर जा क्यों रहे हैं? ये आरएसएस का राज आ रहा है धीरे धीरे करके, और आरएसएस के राज का सिद्धांत क्या है? पुरियानी जी हमारे बीच में है। एकानुचालक वर्तता, एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालन किया जाएगा। संघ के सरसंघ चालक अपने तकिए के नीचे लिखकर जाएंगे, छोड़कर जाएंगे वो नाम जो उनके बाद सरसंघ चालक बनने वाला है। उनके संगठन की फिलॉसफी में, उनके संगठन की कार्यशैली में ही एक व्यक्ति की तानाशाही निहित है। एक समुदाय की तानाशाही पूरे समाज पर, एक व्यक्ति की तानाशाही उनके संगठन पर। इसलिए मोदी जी अगर तानाशाही का प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो अपनी विचारधारा पर चल रहे हैं। वही आइडियोलॉजी है जिसके आधार पर वो विकसित हुए और उसी की ओर वो ले जाना चाहते हैं। इसका नकार व्यक्तियों में नहीं होगा, इसका नकार हमें उनकी उस विचारधारा को उसी तरीके से फेस करना होगा जिस तरीके से आजादी के जमाने में हमारे नेताओं ने फेस किया।